नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वन प्लेस ऑफ टेक्नोलॉजी में। और आज की क्लास में हम पेजमेकर के एलिमेंट्स मेन्यू के बारे में सीखेंगे और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, एलिमेंट्स मेन्यू में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास फिल का ऑप्शन। जैसे कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है तो एलिमेंट्स मेन्यू के फिल ऑप्शन के द्वारा हम इसमें कोई कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड कलर लेने पर इसमें ब्लैक कलर फिल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम एलिमेंट्स में पेपर कलर लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट में वाइट कलर फिल होता है। इसके अलावा इसी फिल ऑप्शन के द्वारा आप कोई टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के स्टॉक ऑप्शन के बारे में। जैसे ही हम एलिमेंट्स में स्टॉक ऑप्शन पर जाएंगे तो स्टॉक ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन मिलता है नन। इसका अर्थ है कि आपको अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को हटाना है। जैसे ही आप नन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट की आउटलाइन हट चुकी है। दोस्तों, इसी तरह एलिमेंट्स में स्टॉक के अंदर ही आप इसमें कोई हेयर लाइन यानी कि बारीक आउटलाइन दे सकते हैं अथवा एलिमेंट्स के अंदर ही स्टॉक में जाकर आउटलाइन की कोई भी स्टाइल आप यहाँ से चुन सकते हैं। दोस्तों, अभी आपके सामने ये 2 लाइंस वाली एक आउटलाइन हमने दी है जिसके बीच में वाइट कलर फिल है। अगर हमें इसे हटाना है तो हम एलिमेंट्स में जाएंगे, स्ट्रोक के अंदर, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट चुनेंगे। ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट करते ही आपकी आउटलाइन स्टाइल्स के बीच में से वाइट कलर हट जाएगा। इसी तरह से एलिमेंट के स्ट्रोक ऑप्शन में जाकर आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे ही आप रिवर्स पर क्लिक करेंगे जो आपकी आउटलाइन है वो ब्लैक से वाइट हो जाएगी, यानी कि पीछे की कलर बैकग्राउंड पर उसका कलर हमेशा वाइट शो होगा इस तरह से। और बैकग्राउंड कलर बदलने पर भी रिवर्स होने के कारण आउटलाइन वाइट ही दिखाई देगी। दोस्तों, एलिमेंट्स के स्ट्रोक में ही आपको यहाँ एक कस्टम का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर भी आपको आउटलाइन की स्टाइल बदलने का, उसकी मोटाई को बदलने का और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और रिवर्स का ऑप्शन भी एलिमेंट्स मेन्यू की तरह ही मिल जाता है। दोस्तों, इसके बाद एलिमेंट मेन्यू में आपको मिलता है फिल एंड स्ट्रोक का ऑप्शन, जिसके अंदर आपका ये फिल का ऑप्शन और स्ट्रोक का ऑप्शन ये दोनों ही आ जाते हैं। जैसे ही हम फिल एंड स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑब्जेक्ट में फिल होने वाला कलर और उसके टेक्सचर के संबंध में ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा आप फिल कलर को चेंज भी कर सकते हैं, उसमें हल्कापन अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से जो स्ट्रोक का कॉलम है, इस स्ट्रोक के कॉलम में भी आपको वही नन, हेयर लाइन और स्टाइल के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपने यहाँ एलिमेंट्स मेनू में स्ट्रोक ऑप्शन में देखे थे। इसके अलावा कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक अथवा आउटलाइन के इस कलर में आप यहाँ से हल्कापन दे सकते हैं और सेम पहले जैसे ही यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और रिवर्स की आउटलाइन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ओवरप्रिंट का जो ये ऑप्शन है ये आपकी सिमिलर कलर के ऊपर प्रिंटिंग क्वालिटी को मेंटेन करता है और इन सब के बारे में हमने आपको पहले भी जब स्टैंडर्ड टूलबार के बारे में सिखाया था तब यहाँ फिल एंड स्ट्रोक के इस ऑप्शन के द्वारा इसे बता चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है फ्रेम का ऑप्शन। फ्रेम ऑप्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक फ्रेम बना लेते हैं और फिर एलिमेंट मेन्यू में फ्रेम ऑप्शन में जाते हैं। फ्रेम ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा जिसमें कि सबसे पहले जो क्लिप कंटेंट टू फिट फ्रेम ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसे चुनते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई इमेज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसे इस फ्रेम में प्लेस करता हूँ। प्लेस करने के लिए आप एलिमेंट में वापस फ्रेम ऑप्शन में जाएंगे और जो पहला ऑप्शन है अटैच कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज थी वो उसी साइज की रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वैसी की वैसी इस फ्रेम में प्लेस हो गई है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि एलिमेंट के फ्रेम ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है इसके द्वारा आप अपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी फ्रेम में प्लेस कराएंगे तो उस ऑब्जेक्ट की साइज नहीं बदलेगी, वो वैसा की वैसा ही आपके
टेक्स्ट फ्रेम में प्लेस हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका अलाइनमेंट टॉप और लेफ्ट में रहेगा। दोस्तों इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट, यानी कि जो आपकी फ्रेम की साइज है वो आपके कंटेंट की, यानी कि आपकी इमेज की साइज के हिसाब से फिट हो जाए। अब आप इसे जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज की साइज के हिसाब से ही आपका फ्रेम भी रीसाइज हो गया है। दोस्तों इसके बाद हम वापस कोई टेक्स्ट फ्रेम बना लेते हैं, लेकिन यदि हम कोई रेक्टेंगल भी बनाते हैं उसे भी हम टेक्स्ट फ्रेम में एलिमेंट की इस फ्रेम कमांड के द्वारा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी कमांड के द्वारा वापस उस फ्रेम को आप रेक्टेंगल ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद फ्रेम ऑप्शन की सेटिंग में हम तीसरा ऑप्शन चुनते हैं, जो कि है स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, और इसका मेंटेन एशेप रेशो ऑप्शन जो है उसे हटा देते हैं। जैसे ही अब हम कोई इमेज इस फ्रेम के अंदर प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इमेज इस फ्रेम में प्लेस तो हो गई है, लेकिन उसकी साइज इस फ्रेम के हिसाब से ही पूरी तरह से फिट हो चुकी है, जिसमें कि इसका रेशो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम एलिमेंट मेनू के फ्रेम ऑप्शन में मेंटेन एशेप रेशो को इनेबल रखेंगे और इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज की साइज है या ऑब्जेक्ट की साइज है उसका रेशो बिगड़ेगा नहीं, और वो उसी रेशो के साथ टेक्स्ट फ्रेम में प्लेस हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको इस टेक्स्ट फ्रेम में से ऑब्जेक्ट अथवा इमेज को सीधे ही डिलीट करना है तो भी आप यहाँ पर डिलीट कंटेंट पर क्लिक करके ये काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा फ्रेम ऑप्शन के और भी काम होते हैं, जैसे कि किसी टेक्स्ट की प्लेसिंग करना, किसी दूसरी फाइल से टेक्स्ट फ्रेम के अंदर टेक्स्ट को इंपोर्ट करना, या फिर किसी दूसरी फाइल से कोई इमेज को इंपोर्ट करना। टेक्स्ट फ्रेम के लिए फ्रेम ऑप्शन जो है आपको स्टैंडर्ड टूलबार में भी मिल जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिटेल में बहुत विस्तार से इसको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप स्टैंडर्ड टूलबार का वो वीडियो देख सकते हैं और टेक्स्ट फ्रेम के बारे में और अधिक विस्तार से आप सीख सकते हैं। फिर भी टेक्स्ट फ्रेम के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो हमने अभी आपको बता दी है। इस तरह से एलिमेंट मेनू का जो फ्रेम ऑप्शन है ये वर्क करता है। दोस्तों इसके बाद एलिमेंट मेनू में जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है अरेंज का ऑप्शन। अरेंज के ऑप्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ 3 तरह के कलर के कुछ रेक्टेंगल बनाए हैं। इसमें सबसे पहले हम ब्लू कलर के रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एलिमेंट में अरेंज में जाते हैं तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से फ्रंट में लाने का काम ये ऑप्शन करता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो रेड और ग्रीन कलर के रेक्टेंगल के ऊपर आपका जो सबसे बैक में ब्लू कलर का रेक्टेंगल है ये फ्रंट में आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जो एलिमेंट्स का अरेंज के अंदर सेंड टू बैक का ऑप्शन है, ये आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को बाकी सभी ऑब्जेक्ट के पीछे ले जाने का काम करता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपका ये सिलेक्टेड ब्लू बॉक्स जो है बाकी के ग्रीन और रेड बॉक्स के पीछे चला जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन। जैसे हम एलिमेंट में अरेंज के अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्टेड जो ब्लू रेक्टेंगल है ये केवल एक ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके रेड कलर के इस रेक्टेंगल के ऊपर ही आएगा। इसके बाद दोबारा हम जैसे ही ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे वापस वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा। दोस्तों इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन। सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन भी आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को केवल एक ऑब्जेक्ट के पीछे ले जाने का काम करता है। इसी तरह से अब हम दोबारा जब सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्टेड ब्लू रेक्टेंगल सिर्फ एक एक ऑब्जेक्ट के पीछे जाएगा। दोस्तों इसके बाद एलिमेंट मेनू में जो अगला ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है अलाइन ऑब्जेक्ट। अलाइन ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ अलग अलग साइज की 3 शेप ली है, और जब मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एलिमेंट मेनू में अलाइन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ पर कई ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें कि पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली टॉप अलाइन का ऑप्शन। इसी तरह ये जो ऑप्शन है ये आपका वर्टिकली राइट अलाइन का ऑप्शन। जैसे आप इन दोनों को सिलेक्ट करके और ओके करेंगे तो प्रीव्यू के अनुसार दिखाए गए तरीके से आपके ऑब्जेक्ट एडजस्ट
हो जाएंगी। दोस्तों इसी तरह से अगर हम अगला ऑप्शन चुनते हैं तो आप देखेंगे कि अलाइन ऑब्जेक्ट में जो दूसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टली सेंटर और वर्टिकली सेंटर अलाइन करने का है, वो आपके ऑब्जेक्ट को प्रीव्यू में दिखाए अनुसार सेंटर लाइन करता है। दोस्तों इसके अलावा एलिमेंट मेन्यू में जो अगला ऑप्शन है वो मिलता है हॉरिजॉन्टली बॉटम और वर्टिकली लेफ्ट अलाइन का ऑप्शन, और इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू में दिखाए अनुसार ही आपके ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाते हैं। जैसे ही हम इसे ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट उसी के अनुसार अलाइन हो गए। दोस्तों इसके अलावा अलाइन ऑब्जेक्ट में आप और भी वेरिएशन कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइनमेंट दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अलाइन ऑब्जेक्ट में ही जो आपके पास अगला ऑप्शन आता है वो आता है आपकी ऑब्जेक्ट्स को समान स्पेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन। यहाँ मैंने पहले से ही 3 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं और उसके बाद मैं एलिमेंट में अलाइन ऑब्जेक्ट को जैसे ही सिलेक्ट करूँगा आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट करने के ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें ये पहला जो कॉलम है वो आपके ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो बॉटम में जो ये रो है वो आपके ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि मैंने अभी अलाइनमेंट राइट दिया है और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सिलेक्ट किया है, तो जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट वर्टिकली यानी कि टॉप टू बॉटम समान स्पेस के साथ अलाइन हो जाएंगे इस तरह से। दोस्तों इसी तरह से अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट टू राइट समान स्पेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एलिमेंट में अलाइन ऑब्जेक्ट के अंदर आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट को चुनेंगे और उसके बाद जैसे ही इसे ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपके ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट समान स्पेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इस प्रकार से आपके एलिमेंट मेन्यू में जो अलाइन ऑब्जेक्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट को अलाइन भी करता है और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करता है। दोस्तों वीडियो को पूरा अच्छी तरह से और ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो में कभी भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी और काम की चीज़ आपको बताई जा सकती है। इसलिए अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं और औरों से बेहतर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसके बाद एलिमेंट मेन्यू में जो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है वो आता है टेक्स्ट टैब। दोस्तों टेक्स्ट टैब का ये जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ स्टैंडर्ड टूलबार में भी मिल जाता है, जिसके बारे में हमने आपको जब पूरी स्टैंडर्ड टूलबार के बारे में समझाया था तब वहाँ भी डिटेल में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर भी जाकर आप टेक्स्ट टैब के बारे में सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी टेक्स्ट टैब के बारे में हम आपको दोबारा बता देते हैं। दोस्तों टेक्स्ट टैब का काम हमारे किसी रनिंग पैराग्राफ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अथवा इमेज प्लेस करने का होता है। इसके साथ ही पैराग्राफ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने का होता है। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ के बीच में इस इमेज को रखा और फिर उसके बाद इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे इस इमेज को इस पैराग्राफ पर प्लेस करने के बाद आपका जो पैराग्राफ है वो ज्यों का त्यों है और इस इमेज के पीछे दब गया है। अब इस इमेज को मैं इस पैराग्राफ के बैक में ले लेता हूँ। अब आपको अच्छी तरह से पैराग्राफ का फ्लो इमेज के ऊपर नजर आ रहा होगा। दोस्तों अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और एलिमेंट्स में टेक्स्ट टैब पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट टैब का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया है, जिसमें कि अभी करंट जो टेक्स्ट का फ्लो है उसके हिसाब से आपको एक आइकन पहले से सिलेक्टेड नजर आ रहा होगा। दोस्तों इसके बाद हम इसके दूसरे आइकन पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें इस इमेज के साथ टेक्स्ट के फ्लो को एडजस्ट करना है। इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ये तीसरा ऑप्शन जो है वो टेक्स्ट फ्लो में सिलेक्टेड मिलेगा। इसका अर्थ है कि आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के चारों ओर सेट हो जाएगा और फिर इसके बाद नीचे दिए गए ये 4 बॉक्सेस के द्वारा आप इमेज और टेक्स्ट के बीच का स्पेस वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसे ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज की चारों ओर पैराग्राफ टेक्स्ट एडजस्ट हो गया है। दोस्तों इसी प्रकार एलिमेंट मेन्यू में टेक्स्ट टैब के अगर हम इस दूसरे टेक्स्ट फ्लो के ऑप्शन को चुनते हैं तो आपका टेक्स्ट केवल इमेज के ऊपर और नीचे ही एडजस्ट होगा। लेफ्ट और राइट से आपका टेक्स्ट पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसी प्रकार जो थर्ड ऑप्शन है वो टेक्स्ट टैब में काम करेगा और आपका टेक्स्ट केवल
इस इमेज के ऊपर ही रहेगा और बाकी पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो पूरा गायब हो जाएगा, जैसा कि इस आइकन में आपको नजर आ रहा है। दोस्तों इस प्रकार से जो टेक्स्ट रैप का ऑप्शन है वो आपका काम करता है। दोस्तों इसके बाद एलिमेंट मेन्यू में जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप के ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट लिए हैं और इनको मैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं एलिमेंट में ग्रुप पर क्लिक करूँगा, ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में बदल जाएंगे। इसके बाद अगर मुझे वापस इस ग्रुपिंग को हटाना है तो मैं एलिमेंट में जाकर अनग्रुप पर क्लिक करूँगा तो आपके ऑब्जेक्ट वापस अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका ग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन काम करता है। दोस्तों इसके बाद जो एलिमेंट मेनू में अगला ऑप्शन आता है वो आता है आपका लॉक पोजीशन का ऑप्शन। लॉक पोजीशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हैं और उसके बाद जब आप उसके आसपास के किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे या उस पर काम करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट लॉक है वो वहीं पर रहेगा और लॉक होने की वजह से माउस से इधर उधर नहीं होगा और आपको बाकी ऑब्जेक्ट के साथ काम करने में आसानी होगी। दोस्तों इसके बाद जो एलिमेंट मेन्यू में अब आपके पास अगला ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास मास्क का ऑप्शन। मास्क के ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज ली है। इसके बाद इसको मास्क करने के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और एलिमेंट में मास्क पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इमेज का रेक्टेंगल में मास्क बन गया है। अब आप चाहें तो अपनी इमेज को सिलेक्शन टूल से इधर उधर मूव करा सकते हैं। इसके अलावा अपने मास्क को भी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मुझे ये फ्लावर्स तक का एरिया चाहिए तो मैं इस रेक्टेंगल को फ्लावर्स तक एडजस्ट कर लूँगा। इसके अलावा एडजस्ट करने के लिए आप इसको सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा मूव भी करा सकते हैं अथवा एरो की को काम में ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर मुझे इस इमेज को मास्क से हटाना है तो इसके लिए मैं एलिमेंट मेन्यू में अनमास्क पर क्लिक करूँगा। अनमास्क पर क्लिक करते ही आपकी इमेज रेक्टेंगल से अलग हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद एलिमेंट मेन्यू में जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है इमेज का ऑप्शन। इमेज के ऑप्शन के द्वारा आप अपनी इमेज पर फोटोशॉप का इफेक्ट दे सकते हो, लेकिन फोटोशॉप का जो इफेक्ट है वो तभी अप्लाई होगा जब आपकी इमेज टिफ फॉर्मेट में है। जैसे कि मेरी इमेज टिफ फॉर्मेट में है तो इस पर एलिमेंट में इमेज ऑप्शन के अंदर फोटोशॉप का इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये पता करना है कि आपकी जो पेज मेकर के अंदर इमेज है वो टिफ इमेज है या नहीं है तो इसके लिए आपको एलिमेंट में जाना होगा और यहाँ पर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मेरी इमेज डेस्कटॉप पर है और इसका फॉर्मेट टिफ फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको लिंक ऑप्शन में पता लग जाएगा। दोस्तों इसके बाद जब मैं एलिमेंट मेन्यू में इमेज के अंदर फोटोशॉप इफेक्ट पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने फोटोशॉप के सभी इफेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर वाटर कलर इफेक्ट लिया और इसको ऑक किया तो इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें कि वाटर कलर के इफेक्ट के संबंध में आपको ऑप्शन दिखाई देंगे जिनको आप प्रीव्यू देखकर एडजस्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप ओके करेंगे फोटोशॉप का वो इफेक्ट आपकी इमेज पर अप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ही ये इमेज आपकी उसी लोकेशन पर अलग से सेव भी हो जाएगी। इस प्रकार से एलिमेंट मेन्यू में जो आपका इमेज का फोटोशॉप इफेक्ट है वो काम करता है। दोस्तों इसके बाद एलिमेंट मेन्यू में जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है पॉलीगन सेटिंग्स। पॉलीगन सेटिंग को समझने के लिए मैंने एक पॉलीगन बनाया और उसके बाद मैं एलिमेंट में पॉलीगन सेटिंग पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद आप यहाँ से इस पॉलीगन की साइड्स को बढ़ा सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं अथवा उतनी ही साइड्स के साथ आप अपने पॉलीगन को स्टार की शेप भी दे सकते हैं। दोस्तों पॉलीगन सेटिंग के बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है राउंडेड कॉर्नर का। राउंडेड कॉर्नर का काम आपके सिलेक्टेड रेक्टेंगल में कॉर्नर्स को राउंड करने का होता है। जैसे ही आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी राउंडेड कॉर्नर का चुनाव करेंगे तो आपके सिलेक्टेड रेक्टेंगल के कॉर्नर्स राउंडेड शेप में हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद एलिमेंट मेन्यू में जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है लिंक ऑप्शन। जैसे ही आप एलिमेंट में लिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लिंक ऑप्शन का काम आपकी फाइल में किसी इंसर्ट ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली
अपडेट करने का होता है। अगर आप अपडेट ऑटोमेटिकली को इनेबल रखेंगे तो इसका अर्थ होगा कि आप जब इस इमेज की मेन फाइल में चेंजेस करेंगे तो पेजमेकर की इस फाइल में भी इस इमेज पर वो चेंजेस दिखाई देंगे। और अगर आपका पेजमेकर आपकी इमेज को अपडेट करने से पहले आपको बताए तो इसके लिए आप तीसरे ऑप्शन अलर्ट बिफोर अपडेटिंग पर टिक लगाकर रखें। इसके बाद जब भी आप इस इमेज की मेन फाइल में चेंजेस करेंगे तो वो आपकी पेजमेकर में भी इस इमेज पर हो जाएंगे और आपको चेंजेस होने से पहले एक अलर्ट मैसेज मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद एलिमेंट मेन्यू में जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है नॉन प्रिंटिंग। नॉन प्रिंटिंग का काम आपकी फाइल में किसी ऑब्जेक्ट को एक तरह से हाइड करना होता है। जैसे कि अभी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और इस इमेज को मैं जैसे ही नॉन प्रिंटिंग पर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगी। यानी कि आपकी पेजमेकर की फाइल में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करना हो जिससे कि वो आपके पेज पर दिखाई न दे और आपकी प्रिंटिंग में भी नहीं आए तो आप उसे एलिमेंट में जाकर नॉन प्रिंटिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आपको वो सभी ऑब्जेक्ट देखने हैं जिनको कि आपने नॉन प्रिंटिंग किया है तो इसके लिए आपको व्यू मेन्यू में डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम पर क्लिक करना होगा। इससे आपको सभी नॉन प्रिंटिंग किए हुए ऑब्जेक्ट शो हो जाएंगे। इस प्रकार से एलिमेंट मेन्यू का नॉन प्रिंटिंग ऑप्शन काम करता है। दोस्तों अब एलिमेंट मेन्यू में जो सबसे लास्ट ऑप्शन आपका बच जाता है वो है रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन। इसको समझने के लिए मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और उसके बाद उसमें कोई कलर फिल कर दिया। दोस्तों इसके बाद रोटेशन टूल लिया है और रोटेशन टूल से इसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया है। लेकिन अब अगर मुझे इसे वापस उसी पोजीशन में लाना है तो मैं एलिमेंट मेन्यू के रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन का यूज़ करूँगा। इस पर क्लिक करते ही आपका ऑब्जेक्ट पहले जैसा हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।